कहते हैं कि जब किसी को मौत आ जाती है तो उसके परिवार वालों को सब्र आ जाता है। दरअसल देर सवेर वो मान लेते हैं कि अब वो शायद इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, लेकिन सब्र तब नहीं आता जब घर से कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई अचानक से लापता हो जाए। उसको तमाम जगह ढूंढा जाता है और वो वापस नहीं मिलता तो घर वालों की एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि वो पता नहीं कब लौट कर आएगा। और भले चाहे कितना ही वक्त बीत जाए, लेकिन एक उम्मीद बनी रहती है कि वो कब आएगा, किस हाल में होगा, क्या करता होगा। ऐसा ही होता है। 10 फरवरी 2012 को एक व्यक्ति अचानक से लापता हो जाता है। उसके घर वालों ने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिलता नहीं है। परिवार वाले उस उम्मीद में थे कि कभी तो वो लौट कर वापस आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, 23 जनवरी 2023 का ये वाकया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक इलाका लगता है, थाना लगता है, उत्तर थाना क्षेत्र का इलाका है, टापा खुर्द कृष्णानगर। दरअसल यहाँ पर एक उमेश चंद नाम का एक व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई करा रहा था और साफ सफाई के दौरान ही पता चलता है कि जो उसका सेप्टिक टैंक है वो पूरी तरह से चौक हो चुका है। वह परेशान हो जाता है, कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलवाता है और अपने सेप्टिक टैंक की साफ सफाई करा रहा था। और इसी बीच में सेप्टिक टैंक में जो सफाई कर्मचारी कुछ हाथ डालते हैं, कुछ काम करते हैं, तो पहले तो उनके हाथ में एक कंकाल आता है, यानी कि सर आता है। उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब थोड़ा वो परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मालिक को बिना बताए ये सूचना किसी तरकीब से पुलिस थाने को पहुंचा दी। पुलिस मौके पर आती है और ये पूछा जाता है कि नरकंकाल जो मिला था वो आखिरकार किसका है। और जो मालिक होता है वो कहता है साहब मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। लेकिन उस मालिक यानी कि उमेश चंद, जो कि पावर कॉर्पोरेशन में काम करता था, उससे लगातार जब पुलिस पूछताछ करती है तो आखिरकार वो कहता है कि साहब 2015 में मैंने ये मकान, एक व्यक्ति था सुनील, मैंने उसी से खरीदा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस सुनील के पास जाती है तो पता चलता है कि सुनील की तो 2018 में मौत हो चुकी है। अब पुलिस ये परेशान थी कि आखिरकार किससे बातचीत की जाए, तो पुलिस उसकी पत्नी पुष्पा के पास जाती है, साथ ही उसके भाई नीरज के पास जाती है। अब उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार क्या माजरा है, क्या नहीं है। जब बात माजरे की आती है, पूछने की आती है, तो एक ऐसा खुलासा होता है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम होता है छोटे लाल और सुनील को ज्यादातर जुआ खेलने की आदत थी। अब ऐसी स्थिति में पुष्पा को लगता था कि जो घर के सारा सामान वगैरह है ये जुए में बिकवाने में से छोटे लाल का हाथ है। अब पुष्पा उसके छोटे लाल के घर जाती है। उसके घर जाने के बाद उसको गाली वाली देके आ जाती है। इसी बीच में छोटे लाल को गुस्सा आता है और अचानक ही वो वापस लौटकर इसके सुनील के पास पहुंचता है और यहां पर शाम को उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। 10 फरवरी 2012 को जब हाथापाई शुरू हो जाती है, वो धक्का देते हैं और वो उसका सर दीवार में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब छोटे लाल की मौत हो जाती है। 3 लोग गवाह होते हैं, यानी कि एक सुनील होता है, उसका भाई नीरज होता है और उसकी पत्नी होती है पुष्पा। वो सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाना लगाते हैं, लेकिन उसको वक्त नहीं मिलता, इसलिए जो सेप्टिक टैंक था उस सेप्टिक टैंक में उस लाश को डाल देते हैं और वो सोचते हैं कि शायद कभी भी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होगा। लेकिन उसे जुआ खेलने की आदत थी, इसलिए घर बिक जाता है और घर खरीद लेता है उमेश चंद। और जब वो अपना सेप्टिक टैंक साफ सफाई करा रहा था तब जाकर पता चलता है कि इसके अंदर एक लाश थी। और लाश का जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है, इनकी उसके जो कंकाल होता है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तो वो छोटे लाल का निकलता है और उसकी पत्नी सुदामा और 2 बच्चे जो एक इंतजार कर रहे थे पिछले 12-13 साल से, तब जाकर पता चलता है कि वो तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन क्या गायब हुआ था। दरअसल वो उसकी लाश, उसकी जो कंकाल था वो एक सेप्टिक टैंक में था और इस बात का खुलासा होना था। फिलहाल जैसे घटना का पता चलता है उनको कि उनके पति की मौत हो चुकी है, तो वो सब्र कर लेते हैं कि हाँ अब वो शायद कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। ऐसे ही होता है अन्य मामलों में। लेकिन जिन मामलों में कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, वो कभी वापस लौटकर नहीं आता, तो उन्हें सब्र नहीं आता है। वो हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनका अपना कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल आप पुलिस की तारीफ करेंगे, बल्कि जो व्यक्ति गायब होता है और जब वो वापस अपने परिवार से मिलता है और परिवार वालों को देखकर वो रोता है और परिवार वाले देखकर उसको रोते हैं, तो आपको लगेगा कि वाकई कहानी बिल्कुल अलग है, दूसरी कहानियों से एकदम डिफरेंट कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बात कर रहा हूं 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर असलम खान, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर आरती कुमारी और एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल कर रहे थे, देख रहे थे इनकी जो ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि कोई यहां पर कोई ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं हो रही जिससे कोई क्राइम हो सके। तभी असलम खान जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हुए थे और 1 पर खड़े होने के बाद जब उनकी नजर एक जो कूड़ेदान था उस बॉक्स पर जाती है, तो उस कूड़ेदान में एक भिखारी जो होता है वो बार बार हाथ डालता था और उसके अंदर से कोई छोटी सी पानी की बोतल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या कुछ भी ऐसा लिक्विड या कुछ खाने का ऐसा कुछ सामान था, वो हाथ डालता था और उसमें अगर बूंद 2 बूंद पानी भी मिल रहा था या फिर कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी तो उसको वो पी रहा था। अब जैसे ही असलम खान सब इंस्पेक्टर की नजर उससे पहुंचती है तो वो देख रहा था। देखते ही देखते
वो वहीं पास में जो कैंटीन थी, कैंटीन पर जाते हैं और एक पानी की बोतल लाते हैं और पानी की बोतल लाने के बाद उस भिखारी के हाथ में दे देते हैं। क्योंकि भिखारी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो अजीब तरह के कपड़े थे, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, बाल उसके बड़े हुए थे और वो कुछ अजीब सा, भद्दा सा, गंदा सा कुछ महसूस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद प्यासा होगा, इसे भूख लगी होगी, इसको पानी दे देते हैं। उन्होंने जो पानी की बोतल जो ला के दी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और 27 अप्रैल 2024 की रात के लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास का ये वाक्य था। पानी की बोतल जैसे उस भिखारी को देते हैं तो भिखारी ने उस पानी की बोतल को पीने के बाद बड़े बेहतरीन तरीके से सलीके के साथ उसने कहा, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे ये बात थैंक यू वेरी मच सर बोला गया तो वो जो सब इंस्पेक्टर असलम खान होते हैं उनकी नज़र एकदम से उस पर टकटकी सी लगाए देखते रहते हैं कि इतनी शानदार तरीके से ये अंग्रेजी में कैसे बोल रहा है। फिर उसने ना केवल और 2-4 शब्द बोले, जैसे शब्द बोलता है अंग्रेजी के, जब उनका थैंक यू बोलता है, उनसे बातचीत करता है अंग्रेजी में ही, तो उन्हें लगता है कि एक भिखारी होकर इन्होंने, ये है कौन। शुरुआत में तो उनको लगता है जैसे कि सीबीआई का कोई ऑफिसर हो सकता है कि जांच पड़ताल करने के लिए इसने अपना रूप बदल दिया हो। तभी असलम खान कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हैं। बड़े सलीके से उससे बात कर रहे थे। तभी उसने कहा कि साहब मेरा नाम महावीर सिंह है और मेरी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है और मैं औरैया जिले का एक विधुना थाना क्षेत्र है, उसी का एक गांव है समायन, मैं वहां का रहने वाला हूं। तब उससे डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि तुमने अपना रूप क्यों बना रखा है। कहता है कि साहब रूप नहीं, एक कहानी है, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सुनना चाहिए। तभी असलम खान उस लड़के को, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम महावीर सिंह होता है, उसे अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। सबसे पहले उसको खाना खिलवाते हैं। खाना खिलवाने के बाद उसको कहते हैं कि तुम चाहो तो फ्रेश हो सकते हो, और जब वो खाना ना खाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद चाय पीता है और उससे कहते हैं कि ठीक है अब अपनी कहानी तुम बता सकते हो। कहता है कि साहब मेरी कहानी थोड़ी लंबी है। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम अपनी कहानी को बता सकते हो। कहता है कि जो मेरा अपना गांव है, जिससे गांव का जो नाम है समायन, जो कि थाना क्षेत्र विधुना और जिला औरैया उत्तर प्रदेश का लगता है। बात 26 जून 2022 की बात है। घर में पैसे की जरूरत थी, पिताजी उसके है ही नहीं और वो लड़का पैसे निकालने के लिए जब जाता है शहर लगभग 8 किलोमीटर दूर विधुना लगता है, जहां पर एटीएम लगे हैं, तो वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। एक दोस्त होता है उसका बैंक में, उससे कहता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है और बहुत ही सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे कुछ पैसे निकलवा के एटीएम से दे दो। तो उसके दोस्त ने इस पैसे निकलवाने में मदद की और मदद करने के बाद उसने उसको एटीएम और उसके पैसे दे दिए। अब यहां से महावीर सिंह पैसे लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगता है। वो इंतजार कर रहा था कि कोई बाइक, कोई स्कूटर या फिर कोई टेम्पो, कोई भी वाहन, किसी भी तरह का बस वगैरह कोई जाएगी और गांव की तरफ गुजरेगी तो वो उसमें बैठ जाएगा। ऐसे ही कार वहां से निकलने वाली थी तो कार की तरफ को वो इशारा करता है, हाथ देता है ताकि वो उसे लिफ्ट दे दें और उसको उस रास्ते पे जा रहे हैं तो उसके गांव के मोड़ तक वो छोड़ दें तो अपने घर पर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वो आते हैं तो गाड़ी आती है, आके पास में रुकती है, वो हाथ देता है। रुकने के बाद अब वो लोग कुछ बातचीत करने लगते हैं तो उनकी बातचीत की जो शैली थी, उनकी जो भाषा थी, वो ऐसी नहीं थी जैसी भाषा वो खुद बोलता है। ना तो वो भोजपुरी थी, ना वो हिंदी थी, ना वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। तो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये कौन है, कहां से आए हैं। तो उसने कहा कि मुझे आगे तक जाना है। तो ठीक है अब बैठ जाइए। उसे गाड़ी में बिठाया जाता है। वो लोग कुछ खा रहे थे, खाते खाते उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो, इशारा करते हुए तो उस लड़के ने भी, यानी कि महावीर सिंह ने भी, जो खाने का सामान था, उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी, फिलहाल उसकी उम्र 28 साल के आसपास है। तो जैसे ही उसने कुछ खाने का सामान लिया, अचानक से उसको नींद आ जाती है और नींद आने के बाद उसको पता नहीं कि कब होश आया, यानी कि काफी वक्त बीत चुका था। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो टॉयलेट के अंदर बंद था। अब टॉयलेट के अंदर बंद है, वो जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मुझे यहां से निकालो, यहां पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां हूं, कहां मुझे बंद किया हुआ है। जब बार बार शोर मचा रहा था तो उसका शोर सुनने के बाद कोई व्यक्ति आता है। वो अपनी ही तरह की भाषा में बात कर रहा था, जो ऐसी भाषा जिस भाषा को महावीर सिंह समझ नहीं पा रहा था, और उसने उसको बेवजह पीटना शुरू कर दिया। यानी कि जब तक वो शांत नहीं होता है महावीर सिंह, तब तक वो उसको ऐसी थप्पड़ों से पीटता रहा। और उसके बाद वो भूखा था, कुछ खाने को मांगता था, तब पिटाई होती थी। और इसी बीच में उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। जैसे ही इंजेक्शन दे दिया जाता है उसको फिर से नशा हो जाता है, यानी कि वो पहले से ही नशे में था और उसका जो मोबाइल नंबर वगैरह एटीएम में कुछ था ही नहीं, पैसे उसके गायब हो चुके थे। अब उसके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, वो कौन है, कहां से आया है और कहां है, उसको उस बात का कुछ इल्म नहीं था, उसको कोई जानकारी नहीं थी। पर परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद फिर आंखें खुलती हैं, जब इंजेक्शन का असर कुछ कम हो जाता है तो वो फिर रोते हुए बिलखते हुए कहता है कि साहब मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं कहाँ हूँ मुझे बता दो। तो उनकी जो भाषा शैली थी वो अलग थी, वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने खाने वाने का इंतजाम किया। और खाने का इंतजाम करने के बाद अब उस एक कमरे में कैद हो जाता है, ऐसे कमरा जहां पर और कोई दूसरा था नहीं, जहां उसकी कोई बात समझ नहीं पा रहा था। वहां खाना मिलता था और खाने के साथ साथ कभी कभी मार भी पड़ जाया करते थे, लेकिन वो क्यों मारते थे, क्यों पीटते थे, उसको समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद उस
लड़के को एक ऐसे निर्माणाधीन एक बिल्डिंग के पास लेके जाया जाता है जहां पर पहले से भी और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अब वहां पर वो काम भी कर रहा था और काम करते करते घर आता था, खाना मिलता था। यहां से भागने का कोई चांस नहीं था जैसी जगह में वो रह रहा था, इसलिए वो भाग ना जाए उसे बीच बीच में इंजेक्शन दे दिए जाते थे या फिर कोई नशीला पदार्थ खिलाया जाया करता था। और धीरे धीरे करके उसे पता नहीं कब सन 2023 गुजर जाता है, सन 2024 आ जाता है। एक नई दुनिया में था, एक नई ऐसी दुनिया में जहां पर कोई उसको का दोस्त नहीं था, जहां पर कोई उसे पहचानता नहीं था, जहां से भागने की कोशिश करे तो भागने का कोई ऐसा अवसर नहीं था। अप्रैल के तीसरे सप्ताह की बात है, उसको नशे की इतना आदी हो जाता है कि अब इंजेक्शन का भी असर उस पर कम हो रहा था, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा होश था। और जब उस रात में उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई था नहीं, और वो एक टॉयलेट के बहाने से जैसे वहां से निकलता है तो किसी ने उसे रोका ना किसी ने टोका। अब वहां से मौका पाते ही उस जगह से, उस बिल्डिंग से वो भाग जाता है, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन पुराने लोगों पर वो लोग इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि पुराने लोगों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यहां से कोई ये भागने वाला है नहीं। लेकिन लड़के का रूप, उसका हुलिया सब कुछ बदल चुका था। जैसा हष्ट पुष्ट था, अच्छा था देखने में, वो वैसा दिख ही नहीं रहा था। उसके बाल बढ़ चुके थे, खाना उसे प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं रहा था, तो उसका एक अजीब सा हाल हो चुका था। अब जब वहां से भागता है, रात का वो सीन था, भागते 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 उसको रास्ते में एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। अब उसने पटरी के सहारे दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि मैं किस इलाके में हूं। अब उसके बाद वहां से उस ट्रेन की पटरी के सहारे वो जब चलता रहा, दौड़ता रहा, जब लगभग सुबह हो जाती है तो पता चलता है कि एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां की लिखी हुई भाषा के आधार पर उसे पता चलता है कि वो तो साउथ के इलाके में है। अब उसे नॉर्थ में जाना है, समझ नहीं पा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे कि जाए कैसे, इसलिए कभी टॉयलेट में छुपकर तो कभी किसी सीट के नीचे लेटकर वो ट्रेन में बैठ गया। और उसे क्योंकि वहां से भागना था, वो ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में दौड़ रही थी, भाग रही थी, लेकिन उसे चाहिए था ठिकाना कि बस इस जगह जो जब सबसे खतरनाक जगह थी, उस खतरनाक जगह से वो दूर चला जाए। अब उसकी ट्रेन पहुंच जाती है कलकत्ता, कलकत्ता से दूसरे बिहार, अलग अलग परिदृश्य में वो ट्रेन दौड़ रही थी। और ट्रेन दौड़ते दौड़ते कभी इस ट्रेन में कभी दूसरी ट्रेन में, इस तरह से लगातार ट्रेनें बदलता चला जाता है। और 27 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उसकी ट्रेन आगे रुकती है कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और वहां वो इंतजार कर रहा था कि उसको कुछ पानी मिल जाए, प्यास लगी थी, कुछ खाना मिल जाए, इसलिए कूड़ेदान से वो निकालकर खाना पीना तलाश कर रहा था। और उस पर नजर पहुंच जाती है एएसआई ने, सब इंस्पेक्टर असलम खान की। और सब इंस्पेक्टर असलम खान ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसने पूछा कि कोई नंबर तुम्हें कोई याद हो तो बताओ। तो एक नंबर बताता है। बड़ी देर में याद करने के बाद तो नंबर उसके चचेरे भाई रविंद्र का मिलता है। जब रविंद्र को फोन किया जाता है तो जब सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ये तुम्हारा भाई अपना होने का दावा करता है, उसने कहा कि वो तो शायद इस दुनिया में नहीं है, हम लोग उसका इंतजार करते करते थक चुके हैं, और आप कौन बोल रहे हैं, मुझे कुछ यकीन नहीं होता। तब वो वीडियो कॉल कराई जाती है। वीडियो कॉल कराने के बाद जब एक भाई दूसरे भाई से बातचीत कर रहा था तो उसने देखा, उसने हुलिये से पहचानने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाल, उसके दाढ़ी, उसके कपड़े सब कुछ बदल चुके थे। 5 फुट 6 इंच के आसपास की उसकी लंबाई, और वो पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, सब कुछ अच्छे से बात करने का सलीका, परिवार भी उसका ठीक ठाक। और वो अचानक से उसका ऐसा रूप देखकर उसके भाई को तरस आता है। गुरुग्राम में रहकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसने कहा कि बस मुझे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने में जितना वक्त लगेगा मेरे भाई को यहीं रखना। उसके बाद वो उसे सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अपने भाई को लेता है। और उसने बताया कि जब ये गायब हुआ था तो तब उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद जो कागज की फॉर्मेलिटीज होती हैं, उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उस लड़के को जब लेके गांव जाता है तो उसके बाद उसकी माँ होती है, जो कि माँ उसकी विधवा होती है, अपने बेटे को देखकर वो उसे पुचकारते हुए खूब रोती है, बिलखती है। और जिस सब इंस्पेक्टर या वो पुलिस वालों ने उसकी मदद की थी यहाँ तक पहुँचाने में, उनको याद करके वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। कहते हैं कि कोई मर जाता है तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब किसी मरने की खबर नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो किस हाल में, किस रूप में होगा। माँ अपने बेटे की राह देख रही थी, और बेटा जब आता है तो पूरे गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति आखिरकार कैसे पहुंचा। पुलिस उससे जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिरकार उसका अपहरण किसने किया था, कैसे वो वहां तक पहुंचा था, कौन लोग थे, किस तरह की बिल्डिंग में वो काम करता था, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका शायद अपहरण किया गया होगा। वो महिलाएं, वो पुरुष, वो कौन है, वो समझने की, उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पुलिस वहां तक पहुंच पाए, शायद उन अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाए तो ये कहानी कुछ आगे भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।